बजट संवाद। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं बजट को लेकर। और इस वक्त मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं खास मेहमान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। स्वागत है आपका अश्विनी जी इंडिया टीवी पर। जो सबसे पहला सवाल है रेल बजट को लेकर वो यही है कि पहले जब रेल बजट आया करते थे तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुआ करती थी, लेकिन इस बार एक एलोकेशन हो गया 2.4 लाख करोड़। अब ये खर्च कैसे होगा? इतना सारा पैसा अगर रेलवे को मिल रहा है तो ये कहां कहां पर खर्च होगा, कैसे कैसे आप इसका वितरण करेंगे, क्या बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी? आपने पहले की बात की, पहले मोदी जी से पहले घोषणाएं ज्यादा होती थी, काम कम होता था। मोदी जी के आने के बाद में घोषणाएं कम होती है, काम ज्यादा होता है। और जो घोषणा, जो प्रोजेक्ट चालू करते हैं, जो मोदी जी फाउंडेशन स्टोन ले करते हैं, उसी प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट भी करते हैं। आज जो रेलवे के लिए 2,41,000 करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री जी ने एलोकेशन दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस पेस पे पिछले 8 वर्षों में रेलवे को ट्रांसफॉर्म किया है मोदी जी ने, वो पेस अभूतपूर्व है। कभी भी इससे पहले स्टेशन इतने इंप्रूव नहीं हुए थे। सॉलिड इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले 8 वर्षों में। ट्रेन्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, पंक्चुअलिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, सेफ्टी में इंप्रूवमेंट हुआ है, स्टेशंस में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अब इस एलोकेशन के बाद में मैसिव चेंज आएंगे। जैसे इस साल जो अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, इसमें 4,500 किलोमीटर नई रेलवे लाइंस लगाई जा रही है, 4,500 किलोमीटर। अगले साल जो FY 23-24 में 7,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन लगाई जाएगी। 7,000 किलोमीटर्स का मतलब हुआ ऑन एन एवरेज डेली 12 किलोमीटर पर डे नई रेलवे लाइंस। ये पॉसिबल हुआ है पीएम साहब के मल्टीपल रिफॉर्म्स जो पिछले 8 वर्षों में हुए उसके कारण। स्टेशंस, पहले 3 स्टेशन किए गए जिससे कि एक्सपीरियंस आए। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अब मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेशन, ऑलरेडी एज ऑन टुडे 53 स्टेशंस पे तेजी से रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। अब 1275 स्टेशंस को लिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन्स, आपने देखा 2017 में पीएम साहब ने पहले वर्ल्ड क्लास ट्रेन का कॉन्सेप्ट दिया। 19 में ट्रेन बनी, फिर 2 साल तक उसको टेस्ट किया गया, कई लाख किलोमीटर चला के टेस्टिंग की गई और अब तेजी से सीरियल प्रोडक्शन चालू हुआ। तो अब वंदे भारत ट्रेन प्रैक्टिकली एवरी 8-10 डेज में ट्रेन बन के तैयार हो रही है। इस नए एलोकेशन के बाद में टारगेट ये रहेगा कि एवरी वीक 2-3 ट्रेन बन के निकले। पीएम साहब का ऐसा है ना, यहां तक काम करो तो कहते हैं यहां करो, यहां तक काम करो यहां। वेरी वेरी डिमांडिंग बॉस। जिस डिमांड की आप बात कर रहे हैं, वंदे भारत का आपने जिक्र किया, तो कोई एक ऐसा फिगर आपके पास कि इतनी वंदे भारत जो ट्रेन है वो इस साल चलेंगी और कहां कहां पर चलेंगी? अब ना गिनना छोड़ दीजिए, अब एंजॉय कीजिए ट्रेन को। एक और बहुत अच्छी बात है, जैसे पीएम साहब ने 2017 में वंदे भारत का कॉन्सेप्ट दिया था। वंदे भारत क्या है? वंदे भारत है कि एक वर्ल्ड क्लास 180 kmph की ट्रेन जो कि करीब 500-600 किलोमीटर की डिस्टेंस के शहरों को जोड़ती है। ऐसे शहर बहुत सारे हैं जो कि 100 किलोमीटर के अंदर है। आप यूरोप में अगर जाएंगे, 100 किलोमीटर्स के अंदर की जो डिस्टेंस है उसके बीच में हमेशा आपको रीजनल ट्रेन मिलेगी। रीजनल ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एवरी 30 मिनट्स, एवरी 45 मिनट्स ट्रेन अवेलेबल होती है। इन अ सेंस, 2 शहर जो 50, 60, 70, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होते हैं, उन दोनों को एकदम फ्रीक्वेंटली कनेक्ट करे शटल की तरह। अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, टेक्निकल पैरामीटर्स अलग होते हैं इसके। ऐसी ट्रेन, तो इस बार पीएम साहब ने टारगेट दिया है कि वंदे मेट्रो जो कि रीजनल ट्रेन है, वंदे मेट्रो डिजाइन करो। एकदम अलग टेक्निकल पैरामीटर्स हैं। तो हम लोगों ने टारगेट लिया पीएम साहब के टारगेट के बाद में, नेक्स्ट 12 to 16 मंथ्स के बीच में वंदे मेट्रो डेवलप करके प्रोटोटाइप बना के पटरियों पे उतारना है। 1 साल, करीब 1 साल तक उसको टेस्ट करेंगे और उसके बाद में उसका सीरियल प्रोडक्शन चालू करेंगे। तो नए नए कॉन्सेप्ट्स, नई फैसिलिटीज। देखिए, आज का जो मिडिल क्लास हमारा जो हिंदुस्तान का आज है, एस्पिरेशनल क्लासेस हैं। सबको लगता है कि जो यूरोप में, जो जापान में है, वही हमारे यहाँ भी क्यों नहीं हो।
पीएम साहब वो फाउंडेशन ले कर रहे हैं जिससे कि 2047 में इंडिया एक डेवलप्ड नेशन की तरह उभरे। आपने नए नए कॉन्सेप्ट्स की बात की कि नए नए कॉन्सेप्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है हाइड्रोजन ट्रेन का। वो लोगों को बड़ा आकर्षित कर रहा है कि भाई ये हाइड्रोजन ट्रेन है क्या, ये कहां से कहां तक चलेगी और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, कब तक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? देखो, हाइड्रोजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उस इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन की मोटर्स को चलाना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। बाय नाउ ओनली अबाउट 2 or 3 countries हैव बीन एबल टू एक्चुअली डेवलप दिस टेक्नोलॉजी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा रहता है कि आत्मनिर्भर भारत। पीएम साहब हमेशा हमारे देश के इंजीनियरिंग टैलेंट पे बहुत विश्वास करते हैं। तो चाहे टेलीकॉम स्टैक हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, वंदे मेट्रो ट्रेन हो, वैसे ही हाइड्रोजन ट्रेन पे पीएम साहब ने टारगेट दिया। हाइड्रोजन ट्रेन जब दुनिया में 2-3 देशों ने बनाई है, हमें इस टेक्नोलॉजी में लीड लेनी है। हमें इस टेक्नोलॉजी में फॉलो नहीं करना है, हमें इस टेक्नोलॉजी में लीड लेनी है। तो इस टारगेट को लेके जो इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं, यानी फ्यूल सेल सिस्टम, जो पावर ट्रेन का सिस्टम, व्हीकल कंट्रोल का सिस्टम, कंप्लीट ये जो इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं, उन इंडिविजुअल सिस्टम्स को डिजाइन करके टेस्ट किया जा चुका है। अब इन सारे सिस्टम्स को एक ट्रेन के अंदर लगा के उसका सिस्टम इंटीग्रेशन करेंगे। बाय December 23 ये टारगेट लेके चल रहे हैं। बाय December 23 द फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन शुड रोल आउट ऑन इंडियन रेलवे ट्रैक्स। ये दिसंबर में, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत टफ टारगेट है, बट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड। तो इस प्रोग्रेस से आगे चलेंगे। फिर अगेन द ट्रेन हैज टू बी टेस्टेड। रेलवे में क्या होता है, बिकॉज इट कंसर्न्स ह्यूमन सेफ्टी, इसलिए हर एक चीज को बहुत ही सिग्निफिकेंटली लॉन्ग पीरियड तक टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद में ही लाया जाता है। देखो, टारगेट ऐसे बड़े बड़े पीएम साहब ने दिए हैं। हाइड्रोजन ट्रेन, एक और बड़ा टारगेट दिया है। दुनिया भर में ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स जितने भी होते हैं, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, एटीपी बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, एटीपी आज भी सारे के सारे 2G और 3G टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। कुछ एक देश ऐसे हैं जिन्होंने 4G की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट किया है। पीएम साहब ने टारगेट दिया, हमारे कवच सिस्टम को हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा 5G की तरफ ले जाना है। मैसिवली कॉम्प्लेक्स टारगेट, लेकिन उस पर काम चालू हुआ है। और कल मैं सिकंदराबाद जा रहा हूं, जहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है कवच का, और 5G का कॉन्सेप्चुअल प्लान क्या है, कल डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। तो पीएम साहब ने ऐसे ऐसे टारगेट दिए, हाइड्रोजन ट्रेन, वंदे मेट्रो, 5G कवच। इन अ सेंस जो 60-70 वर्षों से रेलवे एक इंपोर्टर होता था टेक्नोलॉजी का, रेलवे एक इंपोर्टर होता था ट्रेन्स का, ट्रेन की टेक्नोलॉजी का। अगले 2-3 वर्षों में पीएम साहब का टारगेट ये है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का टारगेट ये है, अगले 2-3 वर्षों में इंडिया रेलवे का एक्सपोर्टर बने और रेलवे की टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर बने। दुनिया आके हमारे यहां से नई टेक्नोलॉजी सीख के जाए, वो टारगेट लेके चलते। अच्छा, आपने हाइड्रोजन ट्रेन का तो आपने तारीख बता दी कि दिसंबर 2023 तक हम उसे भारत में दौड़ते हुए देखेंगे पटरी पर, लेकिन बुलेट ट्रेन जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है और आपसे ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बुलेट ट्रेन का जो काम है वो कहां तक पहुंचा? कोई एक ऐसी तारीख, ऐसी डेडलाइन जो आज आप बताना चाहें कि तब से बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी? अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने सबसे सीनियर कलीग को इंडिया भेजा कि भाई जाके देख के आओ बुलेट ट्रेन कैसे चल रही है, क्या काम चल रहा है। और मैं आपको बताते हुए इतनी मुझे खुशी होती है, वो जब काम देखने आए, आंखें खुली की खुली रह गई उनकी। वो आश्चर्यचकित हो गए, वो हैरान थे, अमेज्ड थे एट द पेस ऑफ द प्रोग्रेस एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क। विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बुलेट ट्रेन के 140 किलोमीटर पिलर्स बन चुके हैं, तेजी से गर्डर्स लग रहे हैं, 8 की 8 नदियों पे पुल करीब करीब डेक के लेवल पे आ गया है। 13 के 13 स्टेशंस पे काम महाराष्ट्र में, जब तक श्री उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे,
उन्होंने कोई परमिशंस नहीं दी, प्रोजेक्ट को रोक के रखा। जैसे ही वहां पे परिवर्तन आया, शिंदे साहब ने और फडणवीस साहब ने, थैंक्स टू देम, इमीडिएटली सारी परमिशंस दी। अब महाराष्ट्र की सेक्शन में भी उतनी तेजी से काम होगा। मैंने डेट पब्लिक में बोला है पहले भी, और अब वापस डेट बोलता हूं। पीएम साहब ने बहुत क्लियर टारगेट दिया हुआ है, अगस्त 2026 तक हमें पहली बुलेट ट्रेन चलानी है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। आप इमेजिन करो, जब गाड़ी चलाते हो 100 के ऊपर जब गाड़ी पहुंचती है, कितना डिफिकल्ट होता है उसको कंट्रोल करना, कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, कितना, इट्स रियली टफ ना इजी है, टफ है। तो मतलब अच्छी से अच्छी कार की मेक हो, फिर भी उसको चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है बियॉन्ड 100। दिस ट्रेन इज गोइंग टू रन एट अ स्पीड ऑफ 320 kmph, 320 kmph, छोटी बात नहीं है। सो एट दैट स्पीड, इमेजिन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डिजाइन। ट्रेन और व्हील और पटरी में कैसा इंटरेक्शन है, ऊपर जो ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी लाइन, OHE लाइन है, उससे कितनी करंट एक साथ ड्रॉ करनी है, कहीं वो, हर चीज को बारीकी से डिजाइन करना पड़ता है। सो इनिशियली वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन डिजाइनिंग द थिंग, फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। अब नाउ इट्स गोइंग ऑन वेरी फास्ट। बुलेट ट्रेन का जब भी जिक्र हो रहा है या हाइड्रोजन ट्रेन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो सेफ्टी का जो एक शब्द है वो आप जोड़ रहे हैं कि बार बार टेस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रेन को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है। जो पॉपुलेशन है हमारी आधी से ज्यादा, वो अभी भी ट्रेन को प्रेफर करती है ज्यादा से ज्यादा। वंदे भारत ट्रेन जब शुरू हुई तो उसके साथ बहुत सारे विवाद भी जुड़ गए। विपक्ष पूछने लगा कि यही थी क्या ट्रेन आपकी? हर रोज उसके साथ कोई ना कोई हादसे होते हैं, कभी कोई पशु टकरा गया, कहीं पर पथराव हो गया, बीच में रुक गई। तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अब क्या कदम सरकार उठा रही है और वो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है? बहुत केयरफुली हमें समझना चाहिए कि जब भी कोई व्हीकल डिजाइन करते हैं, उस व्हीकल की डिजाइन में बहुत सिग्निफिकेंट थॉट प्रोसेस लगता है। मैं अगर आपको फोटो अगर दिखाता, बुलेट ट्रेन में भी जब कैटल या दूसरा कोई भी एलिमेंट अगर ट्रेन ट्रैक पे आ जाता है, बुलेट ट्रेन के सामने वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन की डिजाइन भी वैसी है। इसका कारण है, जब ट्रेन 180 kmph की स्पीड पे चल रही होती है, उसकी बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है। मैं थोड़ा टेक्निकल बोल रहा हूं, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। उसकी बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। जब कोई कैटल, हमारे तो सारे ट्रैक्स सरफेस पे हैं, एलिवेटेड नहीं है। जब कोई कैटल आ जाए, कैटल 250 किलोग्राम्स का एक कैटल होता है। 250 किलोग्राम्स इतनी हाई स्पीड से, इतनी काइनेटिक एनर्जी से आने वाले व्हीकल के साथ जब टकराता है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट हो जाए। इसीलिए जितनी भी इस तरह की ट्रेन्स होती हैं, 180 और उसके ऊपर की ट्रेन्स, उन सब में आगे वाले पोर्शन को हमेशा डिजाइन करते हैं डिसमेंटल हो जाए वो, और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, ट्रेन को स्टेबल रखे। तो दिस इज अ डिजाइन एलिमेंट, राइट। अब सरफेस पे हमारी सारी की सारी पटरियां, इसलिए बहुत अच्छा एक डिजाइन किया है फेंसिंग का, जिसमें एक लेवल है अबाउट 0.75 मीटर पे, और दूसरा लेवल है 1.4 मीटर पे। ऐसा करके बहुत अच्छा एक डिजाइन किया। मैंने हाल ही में एक वीडियो भी अपलोड किया था, अगर आप देखना चाहें तो वो देखिएगा। बहुत अच्छा डिजाइन है, जिसमें कैटल बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो ये तो देखो, ट्रेन जब डिजाइन करते हैं, इसको 35 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं। ट्रेन की लाइफ 35 ईयर्स है, और इस पूरे पीरियड में हमें सारे के सारे ट्रैक्स को ओवरहॉल करना है, उनको अपग्रेड करना है। इंडिया में ट्रैक्स बने थे 70 to 80 kmph की स्पीड के लिए। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको 100 kmph तक लाया गया है, और अब कुछ ट्रैक्स को 130। लेकिन अब जिस तरह से पीएम साहब ने एलोकेशन दिया है, मैसिव कैंपेन करके देश में बहुत सारे ट्रैक्स को 130 और 160 kmph के लिए अपग्रेड किया जाएगा, फेंसिंग की जाएगी। इस साल अकेले 1000 फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर प्लस अंडरपास, 1000 फ्लाईओवर अंडरपास बन रहे हैं हर एक जगह। जिस तरह से इन अ सेंस कैटल या दूसरा कोई भी मतलब आए अगर उस पे ट्रेन ट्रैक पे, उसको और ट्रेन को सेग्रीगेट करने के लिए कंप्लीट एक बहुत ही तेजी से काम चल रहा है।
दीज आर थिंग्स विच टेक 2-3 years, तो अच्छे से इसमें प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा, दर्शक भी हमारे सवाल पूछ रहे हैं #इंडिया टीवी संवाद पर, और जो सवाल आपके लिए आया है वो वंदे भारत ट्रेन से भी जुड़ा हुआ है और बाकी एक्सप्रेस ट्रेन से भी जुड़ा हुआ है। एक दर्शक है हमारे, वो पूछ रहे हैं कि देश में वंदे भारत ट्रेन तो खूब चल रही है, लेकिन जो एक्सप्रेस ट्रेन है उनकी रफ्तार कब पकड़ेगी? उनकी जो रफ्तार धीमी पड़ जाती है वो रफ्तार कैसे बढ़ेगी? देखो, पहले तो मैं वंदे भारत के बारे में बताना चाहूंगा। अभी हाल ही में पीएम साहब ने मुझे डेवोस भेजा था, तो डेवोस से ज्यूरिक में वापस ट्रेन में ट्रैवल किया। मैंने कहा देखते हैं, एसबीबी की ट्रेन अच्छी ट्रेन है, नीट एंड क्लीन है। माइंड में एक इंजीनियरिंग माइंड में क्या होता है कि हमेशा एक मेजरमेंट, कंपैरिजन, अलाइनमेंट, पता नहीं दिमाग के अंदर ही एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है जब इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो एक ऐसी हालत हो जाती है कि हर जगह आदमी सब वो मेजरमेंट की भाषा में, मैथ की भाषा में, गणित की भाषा में सब चीज़ देखता है। तो मैंने मेजर किया, एक्सीलरेशन पे वंदे भारत 0 to 100 52 सेकेंड्स में पहुंचती है, वहां पे करीब करीब 60 सेकेंड्स का था। तो वंदे भारत इज बेटर ऑन एक्सीलरेशन, पिकअप में। साउंड क्वालिटी ऑन एन एवरेज, साउंड वंदे भारत में एरोप्लेन के कंपैरिजन में 100 टाइम्स कम है। एरोप्लेन में आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हो, जो साउंड नॉइज लेवल होता है अंदर, उसके कंपैरिजन में 100 टाइम्स कम है, 65 डेसिबल से कम है। इस रूम में अभी जो नॉइज लेवल है ना, वो करीब करीब 70-75 डेसिबल होगा, उसमें ट्रेन के अंदर 65 डेसिबल। और ये लॉगरिथमिक स्केल होती है डेसिबल्स की, यानी मतलब 20 का डिफरेंस नहीं है, ये 200 का डिफरेंस आ जाता है, राइट? इट्स अ लॉगरिथमिक स्केल। तो इसमें इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि अगेन आई वॉज वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि वंदे भारत वुड कंपेयर और रादर बी बेटर राइड क्वालिटी में, अगेन जो कि सबसे डिफिकल्ट है, जबकि हमारे ट्रैक्स की कंडीशन भी इतनी बहुत अभी इंप्रूव करने की जरूरत है, फिर भी राइड क्वालिटी में भी वंदे भारत इज अ नॉच बेटर। सो आई फेल्ट सो हैप्पी एंड सो प्राउड कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टारगेट दिया था कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है, वो भी इंडिया में डिजाइन होनी चाहिए और इंडिया के इंजीनियर्स बनाने चाहिए। तो अब देखो, ट्रेन्स की टेक्नोलॉजी को टोटली चेंज करना है। पास्ट में क्या टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी को हम इंक्रीमेंटल चेंज कर सकते हैं। ये इंक्रीमेंटल चेंज वाली जनरेशन नहीं है। आज की जनरेशन इंस्टा की जनरेशन है, आज की जनरेशन क्वांटम की जनरेशन है, आज की जनरेशन चैट जीपीटी की जनरेशन है। ये इंक्रीमेंटल चेंजेस से हमें कोई मजा नहीं आता, तो बहुत तेजी से चेंज करेंगे। इसी साल में देखो 250 के आसपास ट्रेन्स को, जो पुराने जमाने के कोच थे, उनको राजधानी लेवल के कोचेस से रिप्लेस किया गया। अगले साल एलोकेशन अच्छा मिला है, तो अगले साल करीब 300 ट्रेन्स को रिप्लेस करेंगे। ऑन एवरी पैरामीटर वी हैव टू गो नॉट जस्ट अ स्टेप अहेड, बट वी हैव टू टेक अ क्वांटम लीप, तब जाके जो पीएम साहब का सपना है 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, उसकी फाउंडेशन है ये सर। अच्छा, आपने जब अभी विदेश का जिक्र किया, तो आप अपने भी देश में ट्रेन्स में जाते हैं, सफर करते हैं और चेक करते हैं खुद की जो मिथ है ट्रेन के बारे में, या जो लोग शिकायतें करते हैं सबसे ज्यादा इंडियन रेलवेज के बारे में कि गंदगी है, वॉशरूम्स में जाइए तो तमाम सुविधाएं नहीं है। आप खुद वॉशरूम चेक करते हुए भी एक वीडियो मैंने आपकी देखी थी। करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, जो भी अब जिम्मेदारी की पोस्ट में, हम सब ऐसा करते हैं। आप भी करते होंगे, अपने प्रोडक्शन रूम में जाते होंगे, जाते हैं। तो क्या अंतर आपको मिलता है जब आप खुद ग्राउंड पर जाते हैं? तो चीजें सुधरी हुई मिल रही हैं या अभी और काम करने की जरूरत है? डेफिनेटली उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। और बहुत सारी जगह हमें, देखो पीएम साहब हमेशा कहते हैं कि बैंडेड नहीं लगाना है, हमेशा कहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन निकालो, चीजों का स्थायी समाधान खोजो। अब जैसे टॉयलेट्स की बात आई, तो टॉयलेट्स में टोटली नया डिजाइन कैसे लेके आए, और फिर हमारे मतलब जो भी है वैंडल प्रूफ कैसे उसको बनाए, उसको इजी मेंटेनेंस कैसे बनाए, ये सब सोच के नया डिजाइन बनाते हैं। तो अभी नया डिजाइन बनाया था, अभी थोड़े दिन पहले ही उसको देखा मैंने, उसका प्रोटोटाइप। करीब अपने 40,000 के आसपास कोचेज हैं टोटल, तो इन 40,000 कोचेज में सब जगह उसका टॉयलेट्स का रिप्लेसमेंट इन अ कैंपेन मोड करके लगाया जाएगा। सो दैट इज द वे वी हैव टू मूव। वी कैन नॉट बी मूविंग
incremental. We'll have to look at permanent solutions to many of these problems. अच्छा, इंडियन रेलवे की जब बात चल रही है तो विपक्ष एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। हमारे मंच पर भी कांग्रेस के नेता थे जो आपके लिए एक सवाल छोड़कर गए हैं, और सवाल है प्राइवेटाइजेशन को लेकर कि अभी जो आप पैसा दे रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, दरअसल इसलिए ताकि आप अपने मित्रों को आगे चल के बेच सकें। अरे भाई, उनके दिमाग में तो वही पुरानी बातें घूमती रहती है। वो अभी तक जग ही नहीं पाए, सब अभी तक सपने में ही है कि 2014 के बाद में हिंदुस्तान में कितना बड़ा परिवर्तन आया। दे आर लिविंग इन सम डिफरेंट वर्ल्ड। पार्लियामेंट के फ्लोर पे मेरे से पहले श्री पीयूष गोयल जी बोल चुके हैं, मैं बोल चुका हूं, रेलवे में पटरी किसकी है? रेलवे की है। ऊपर जो तार है बिजली के वो किसके हैं? रेलवे के हैं। ट्रेन किसकी है? रेलवे की है। स्टेशन किसका है? रेलवे का है। ट्रेन, एवरीथिंग इज बिलोंगिंग टू रेलवेज। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्न नहीं है। इट्स अ स्ट्रैटेजिक सेक्टर, इट्स अ सेक्टर विच हैज अ ह्यूज सोशल ऑब्लिगेशन, इट्स अ सेक्टर विच सर्व्स द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। बजट में कहा गया है वंचितों को वरीयता। वंचितों को वरीयता कैसे देंगे? अगर देखो, आई मीन इसमें कहीं कोई डाउट की बात ही नहीं है। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं। एक और मसला जो समझा जा रहा था कि इस बजट में शायद हल हो जाएगा, वो सीनियर सिटीजन्स का था, क्योंकि जो उन्हें टिकट में रियायत मिला करती थी वो बंद हुई, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स को था कि शुरू हो जाएगा। आज भी सभी पैसेंजर्स को क्लोज टू 55% कंसेशन मिल रहा है। 55% कंसेशन सबको मिल रहा है। द सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हमारा करीब करीब 52,000 करोड़ है। डिपेंड ईयर टू ईयर थोड़ा बहुत वेरी करता है। 52,000 करोड़ रुपीस की सब्सिडी पैसेंजर फेयर पे दी जा रही है। फर्टिलाइजर के मूवमेंट में सोशल ऑब्लिगेशन है, सब्सिडाइज्ड है। फूड ग्रेन के मूवमेंट में सोशल ऑब्लिगेशन है, फर्टिलाइजर है, माने सब्सिडाइज्ड है। किसान रेल के मूवमेंट में सोशल ऑब्लिगेशन है। एवरीवेयर जितना हो सकता है बेटर से बेटर फैसिलिटी, और कई वर्षों से किराया भी नहीं बढ़ाया गया। माने इन अ सेंस, बिकॉज रेलवे इज प्रोवाइडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्लिगेशन। रेलवे आज भी गरीब से गरीब व्यक्ति का एक सुगम साधन है। तो सारा फोकस है कि इसको अफोर्डेबल रखा जाए, सारा फोकस है कि इसमें अच्छी फैसिलिटीज विदाउट इंक्रीजिंग द फेयर दी जाए। उसी फोकस के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, जब बड़े बड़े नाम हम ट्रेन्स के लेते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन्स के हम नाम लेते हैं, सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आम जनता को जिस समस्या की पड़ी है वो समस्या है वेटिंग लिस्ट का होना। अभी भी कई सारे सवाल हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे पेज पर आ रहे हैं कि ये जो वेटिंग लिस्ट की जो समस्या है, जब टिकट बुक करिए आप होली पर या दिवाली पर, और आपको अगर मान लीजिए बिहार जाना है तो आपको बड़ा वेटिंग आपका जो टिकट होता है वो होता है, तो वो जो समस्या है वो कैसे दूर होगी? देखो, करीब करीब रेलवे हर साल 800 करोड़ लोगों को ट्रैवल कराती है। 800 करोड़। आप कहोगे जनसंख्या 125 करोड़ 130 करोड़ है, 800 कैसे हुए? 800 करोड़ का मतलब अगर एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार ट्रैवल करे तो उसके नंबर माने ट्रिप काउंट होगी, राइट? तो 800 करोड़ के आसपास हर साल पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। डिमांड है अभी भी करीब करीब 1100 करोड़ की, 1100 करोड़ की डिमांड है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा कैपेसिटी को बढ़ाने में, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा कैपेसिटी को बढ़ाने में। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जैसे जो इस बार रिकॉर्ड एलोकेशन किया, रिकॉर्ड एलोकेशन करने से रेलवे की कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी। जैसे श्रद्धेय अटल जी ने हाईवे प्रोग्राम स्टार्ट कराया था, वैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया है। तो 8 साल में बहुत प्रोग्रेस हुई है। इस प्रोग्रेस पे बिल्डअप करके अब और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें बहुत कैपेसिटी की ज़रूरत है, तब जाके वेटिंग लिस्ट वाला झमेला खत्म होगा। और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फंड्स पीएम साहब दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में ये सॉल्व होगा प्रॉब्लम। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी चर्चा होती है। ट्रेन्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो नए आप रेलवे स्टेशंस बनाने की बात कर रहे हैं, मॉडर्न रेलवे स्टेशन आप बनेंगे, तो उसका क्या प्रारूप है? नए और मॉडर्न रेलवे स्टेशन का जब आप नाम लेते हैं तो उससे क्या मतलब निकालें, क्या पिक्चर क्रिएट करें अपने दिमाग में? मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक्चुअली जब पीएम साहब ने कहा कि गांधीनगर कैपिटल अच्छा बन गया, रानी कमलापति स्टेशन अच्छा बन गया, विश्वेश्वरैया टर्मिनल बैंगलोर में अच्छा बन गया,
अब इससे जो एक्सपीरियंस आया, इस एक्सपीरियंस से अब अपने को स्केल अप करना है। क्योंकि रेलवे स्टेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ट्रेन चल रही है, पैसेंजर्स आ रहे हैं, स्टेशन और ट्रेन का इंटरेक्शन है, पैसेंजर्स और ट्रेन का इंटरेक्शन है। अनलाइक मैनी अदर कंस्ट्रक्शंस जो कि आइसोलेटेड होते हैं, चारों तरफ बाउंड्री बना दी और अंदर कंस्ट्रक्शन कर लो, इसमें देयर इज अ होल डायनामिज्म विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंस्ट्रक्शंस। तो हम लोग डिजाइन लेके गए, करीब 50 स्टेशंस का डिजाइन लेके गए। पीएम साहब ने करीब करीब 2 घंटे का, 2.25 घंटे का प्रेजेंटेशन पूरा पेशेंटली देखा। हम लोग सोच रहे थे कि पीएम साहब कहेंगे गो हेड नाउ, आगे करो, आगे बढ़ो। अप्रूवल ही नहीं मिला, तो हम लोग बड़े एकदम मुंह लटका के उदास होके बाहर निकले। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कमी रह गई। हमने अपनी तरफ से खूब मेहनत की थी। रात में 11 बजे पीएम साहब का फोन आता है। पीएम साहब बोले कि अश्विनी, ये जो डिजाइन है आज के लिए तो अच्छा है, लेकिन 50 साल आगे की सोचो और डिजाइन उस तरह से बनाओ कि शहर 50 साल में कैसे डेवलप होएगा, उसके हिसाब से स्टेशन की डिजाइन आज बननी चाहिए। ये थॉट प्रोसेस है पीएम साहब। तो हम लोग वापस सारे के सारे जितनी डिजाइन्स थी श्रेडर के अंदर डाली, श्रेड की, सारे आर्किटेक्ट्स को वापस बुलाया, टाउन प्लानर्स को टीम में ऐड किया कि मास्टर, पीएम साहब ने कहा मास्टर प्लान बनना चाहिए। केवल ये नहीं कि स्टेशन बना लिया, शहर उस स्टेशन के आसपास का जो एरिया है उसको भी डेवलप करना है और उसका मास्टर प्लान बनाना है। फिर शहर के, आपने देखा होगा स्टेशंस में क्या होता है कि शहर के एक तरफ स्टेशन बहुत बड़ा होता है, दूसरी तरफ जनरली मतलब या तो स्टेशन होता ही नहीं या छोटा सा होता है। अब इन अ सेंस स्टेशन हैज डिवाइडेड दी 2 साइड्स ऑफ द सिटी। पीएम साहब ने कहा कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना चाहिए, डिवाइड करने वाला नहीं बनना चाहिए। फिर जो डेंस अर्बन स्पेसेस हैं उसमें कैन वी क्रिएट न्यू अर्बन स्पेस, तो प्लेटफॉर्म के जो प्लेटफॉर्म और पटरियां हैं उनके ऊपर क्या एक रूफ प्लाजा बन सकती है, कैसे लोकल प्रोडक्ट्स के लिए जगह मिले। फिर वापस सारी की सारी डिजाइन बनाई और फिर वापस प्रेजेंटेशन लेके गए। उसके बाद में पीएम साहब ने उसको अप्रूव किया और अब स्केल अप कर रहे हैं। एज वी स्पीक 53 या 54 स्टेशंस पे मैसिव काम चल रहा है। ये सारे बड़े बड़े स्टेशंस हैं और अब उस एक्सपीरियंस से और उस लर्निंग से टीम भी पूरी ट्यून अप हो गई है। तो अब इस साल 1275 स्टेशन का कंप्लीट, जैसे हायर एलोकेशन है तो पीएम साहब एक तरफ से एलोकेशन बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ काम का टारगेट भी बढ़ा देते हैं, तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, इस एलोकेशन का जब जिक्र हो रहा है तो एक और सवाल है जो बार बार इस बजट को लेकर पूछा जा रहा है कि हर डिपार्टमेंट को आप बजट दे रहे हैं, अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। तो मैं अगर रेलवे की नजर से समझूं तो जो इतना सारा पैसा मिला है, क्या उसका दूसरा पहलू ये भी है कि अच्छी अच्छी जॉब्स भी निकल सकती हैं, लोगों को रोजगार भी मिलेगा जब नए स्टेशन बनेंगे और आप नई नई ट्रेन लेकर आएंगे? तो डायरेक्टली रेलवे में ही वी आर गिविंग जॉब टू, वी हैव ऑलरेडी गिवन इन द लास्ट 8 years 3,74,000 3,74,000 जॉब्स रेलवे में दिए जा चुके हैं लास्ट 8 years में। अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसमें 1,45,000 जॉब्स। इंडिया टीवी में कितने लोग काम करते हैं? Right? It's a huge number. It's a massive number. 1,45,000 लोगों को। Applicants were more than 2 crore. But पीएम साहब का, प्रधानमंत्री जी का आप देखो ट्रांसपेरेंसी पे कितना सॉलिड फोकस है, कितना लेजर शार्प फोकस है। 2 करोड़ एप्लीकेंट्स ने एग्जाम दिए, कहीं पर भी कोई पेपर लीक नहीं, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ पास के राजस्थान में हर दूसरे तीसरे महीने जो भी रिक्रूटमेंट का एग्जाम निकलता है उसमें सबसे पहले पेपर लीक होते हैं, फिर बाद में कहीं किसको पकड़ो क्या। यहां एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंटली काम हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स और एकदम ट्रांसपेरेंटली प्रोसेस होके 1,45,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ जो रेलवे के साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा परिवार है, सप्लायर्स, वेंडर्स, स्टेशन पे काम करते हैं, जैसे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। पीएम साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई
हर एक देश के हर जगह पे कोई ना कोई एक यूनिक लोकल प्रोडक्ट होता है। उस लोकल प्रोडक्ट को एक रेलवे वाला चैनल मिले जिससे कि वो बहुत बड़े तरीके से अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके, ऐसा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट को फिर हमने ट्रांसलेट किया, 750 स्टेशन पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के नाम से स्टॉल्स लगाए। लोकल जो क्राफ्ट्समैन है, लोकल जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन सबको उसमें लगाया। कैन यू बिलीव, एक एक जगह महीने के 25,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक की उनको इनकम हो रही है। ऐसी जगह, कई सारी ऐसी जगह जहां पे एक जगह मुझे बताया कि पहले हम सोचते थे ज्यादा से ज्यादा ये आजमगढ़ की जो ब्लैक कलर की पॉटरी होती है, उन लोगों ने बताया कि पहले हम सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा हम शहर में बेच पाएंगे, लेकिन किसी एक कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट लिया और नंबर लेके गए थे, कॉन्टैक्ट नंबर लेके गए थे, और उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। इमेजिन द पावर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट कि आज लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट मिलने लगता है जब स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे वो लगता है, तो वो कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ ह्यूज वेव ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये तो बात रही रेल की, चूंकि ये मिनिस्ट्री आपके पास है और भी मिनिस्ट्रीज आपके पास हैं, और उसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो है 5G की। ये कितना बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी भी लोगों की शिकायतें हैं कि नेटवर्क इशू है, ड्रॉप इन ड्रॉप आउट होता रहता है, तो ये कितनी जल्दी रफ्तार पकड़ेगा और कितनी जल्दी 5G का भरपूर उपयोग हम सब कर पाएंगे? 3 बातें कहना चाहूंगा इसमें। टेलीकॉम का सबसे बेसिक रॉ मटेरियल होता है स्पेक्ट्रम। टेलीकॉम का सबसे बेसिक रॉ मटेरियल होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम है तो टेलीकॉम है, नहीं तो टेलीकॉम नहीं है। एक लंबे टाइम तक कभी कोर्ट्स के कारण, कभी किसी भी कारण, एक बड़ा लिटिगेटिव एक ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर में मेजर रिफॉर्म्स किए और उस रिफॉर्म्स के चलते आज उस सेक्टर में बहुत सारे जो लेगेसी इश्यूज थे वो खत्म हुए। स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ एक माने बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, और रिकॉर्ड उसमें इनकम भी आई गवर्नमेंट को। सबको सफिशिएंट क्वांटिटी में स्पेक्ट्रम मिला टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। उसका डिप्लॉयमेंट चल रहा है अभी। उस डिप्लॉयमेंट से ऑलरेडी हम लोग रिजल्ट उसका बेटर देख रहे हैं, पहला। दूसरा, देश में बहुत सारे अनकनेक्टेड एरियाज थे। अनकनेक्टेड एरियाज के लिए प्रधानमंत्री जी ने करीब करीब 40,000 नए टावर सैंक्शन किए हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 3.5 ईयर्स। 40,000 नए टावर, 40,000 नए टावर को लगाने का पूरा प्रोसेस चल रहा है। करीब करीब ऑलरेडी 15,000 के आसपास लग चुके हैं। उससे कनेक्टिविटी, देखो ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क में किसी एक पॉइंट को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हमको नेटवर्क को पूरी तरह से देखना पड़ेगा। अब जैसे जैसे ये नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है, कनेक्टिविटी, कॉल की क्वालिटी, इमीडिएट जैसे फोन लगाते ही मिलना, ये सब सारी चीजें बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर रही है। अभी तो डावोस में जो ग्लोबल लीडर्स हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के, उन सब ने यही कहा कि जो हिंदुस्तान में टेलीकॉम में काम हो रहा है, दैट शुड बिकम द मॉडल फॉर द एंटायर वर्ल्ड, ऐसा उन्होंने, बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के तो हेडलाइन पेज पे, टॉप पेज पे ये न्यूज छपी थी। सो दैट इज द काइंड ऑफ वर्क दैट प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग। अब उसमें जो थर्ड पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भविष्य कैसे बनता है, किसी देश का भविष्य कैसे बनता है, वो उससे समझने की बात है। प्रधानमंत्री जी ने 2020 में टारगेट दिया कि भाई दुनिया में सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जिनके पास टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड टू एंड है। सिर्फ 5 देश हैं। हमें अपना टेलीकॉम स्टैक कंप्लीट बनाना चाहिए। बिलीव यू मी, दिस वॉज अ मैसिवली डिफिकल्ट टास्क, मैसिवली डिफिकल्ट टास्क। अगर ये इजी होता तो बहुत सारे देशों के पास बहुत सारा पैसा है, लगा देते। बहुत सारे देशों के पास बहुत सारे इंजीनियर्स है, लगा देते, कर देते, नहीं कर पाया कोई। 2020 में पीएम साहब ने टारगेट दिया था, लगे लोग काम पे, बहुत डिफिकल्टीज आई, लेकिन अप्रैल ऑफ 2022 when our made in India, designed in India टेलीकॉम, आत्मनिर्भर भारत का टेलीकॉम स्टैक वॉज टेस्टेड, सारी दुनिया में हलचल मची, सारी दुनिया में हलचल मची।
पहले हमने उसको 1 मिलियन कॉल्स के लिए टेस्ट किया, 10 लाख साइमल्टेनियस कॉल्स अप्रैल मई में। फिर सितंबर के टाइम फ्रेम में 5 मिलियन साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए टेस्ट किया। चंडीगढ़ और गुड़गांव के बीच में पूरा नेटवर्क ये लगा हुआ है। नवंबर दिसंबर में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए इसको टेस्ट किया। आई एम गेटिंग इंक्वायरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आई कैनॉट टेक द नेम, बट ऑलरेडी 2 देशों ने कह दिया है कि हम इंडिया का टेक्नोलॉजी स्टैक, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक अपने देश के टेलीकॉम सेक्टर में लगाना चाहेंगे। दैट इज द पावर, दैट इज द वे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। बहुत आसान होता है शॉर्टकट्स लेना, बहुत आसान होता है कि एक पॉपुलिस्ट स्टेप ले लो, बहुत मुश्किल होता है दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में खड़े होना। देखो 10वें नंबर पे थे 2014 में इकोनॉमी में, आज 5वें नंबर पे। जो देश कहते थे कि हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो अपने आप को गवर्न ही नहीं कर पाएंगे, आज उनको भी पीछे छोड़ के आगे निकले। ऐसे फाउंडेशन। अच्छा, जब नए भारत की बात होती है तो डिजिटल भारत की अब बात होने लगी है, और इस बजट में भी हमें उसकी झलक देखने को मिली। चाहे डिजिटल लाइब्रेरी से पंचायतों को जोड़ना हो, चाहे आपको डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना हो, ये कितना बड़ा स्टेप हो सकता है? और जो डिजिटल लाइब्रेरी की बात अब सरकार कर रही है, ये कैसे संभव होगा? कैसे पंचायतों में आप पहुंचा पाएंगे मैसेज कि इससे भी अब आप पढ़ाई कर सकते हैं? देखो 8 साल पहले जब पीएम साहब ने डिजिटल इंडिया का विजन प्रोग्राम लॉन्च किया था, मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था। मुझे उसी दिन लगा कि कितना बड़ा विजन है ये, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आने वाला है। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स क्या क्या बोलते थे, किसी की पीएम साहब ने कभी सुनी नहीं, अपने फोकस के साथ काम पे लगे रहे। आज इंडिया स्टैक जो 2016 में लॉन्च हुआ था, सारी की सारी दुनिया उसको मान रही है, सारी की सारी दुनिया उसको रेप्लिकेट करना चाहती है। पेमेंट सिस्टम मतलब जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, वहां पर भी रियल टाइम सेटलमेंट पेमेंट का, छोटे से छोटे पेमेंट से बड़े पेमेंट का मोबाइल फोन में। जब मैं लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया डेवोस में कि इस तरह का सिस्टम है, पीपल वर अमेज्ड, पीपल वर लिटरली अमेज्ड कि ऐसा पॉसिबल भी होता है क्या। और जब लोगों को बताते हैं कि 1.2 बिलियन पीपल हैव जॉइन्ड दिस पेमेंट सिस्टम, और इसमें लास्ट दिसंबर में ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस $1.5 ट्रिलियन का टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट है। पीपल से क्या मतलब कई देशों का अगर ऐड कर दो डिजिटल ट्रांजैक्शन तो भी उससे ज्यादा है। तो ये पावर है डिजिटल इंडिया के स्टैक का, और अब उसको मैसिवली कई तरह की एप्लीकेशंस में रोल आउट कर। देखो इस पावर को समझो आप। एक मॉडल है जिसमें बिग टेक कंपनीज सब कुछ अपने मोनोपोली रखती है, कंट्रोल में रखती है। एक मॉडल ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट सब कुछ करती है, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में बिग ब्रदर की तरह रखती है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी ने जो मॉडल दिया वो एक यूनिक मॉडल दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। गवर्नमेंट के फंड से एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बना जी, यूपीआई, राइट। इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैंक्स भी जुड़े, इंश्योरेंस कंपनीज भी जुड़ी, ई कॉमर्स कंपनीज भी जुड़ी, कोई स्टार्टअप्स भी जुड़े, फिनटेक भी जुड़े, और करीब करीब 120 करोड़ लोग जुड़े। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फैक्ट्रीज, उद्यमी जुड़े। मैंने एक ऐसा इकोसिस्टम बना जिसमें गवर्नमेंट का रोल था एक रोबस्ट सिस्टम देना। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें किसी की मोनोपोली नहीं हो सकती। सोचो गूगल ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी लगाने की सोची थी। जब उन्होंने यूपीआई की ताकत देखी और यूपीआई की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी देखी, तो उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ा और कहा हम तो यूपीआई पे काम करेंगे। ये होता है टेक्नोलॉजी का पावर। अब उस टेक्नोलॉजी को पावर को और कई सेक्टर्स में लगाना, एग्रीकल्चर में, लॉजिस्टिक्स में, हेल्थ केयर में, कई सेक्टर्स में लगाना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी वैष्णव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थोड़ा टेक्निकल था, माफ करना।